स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, व्हाट्सअप, कैसे आप सभी। माय नेम इज विजय कालकोट और आज हम करेंगे 1+1 का बहुत छोटा सा टॉपिक जो सिग्निफिकेंट फिगर का पार्ट ही है। एक दो बहुत छोटी छोटी टर्म्स करेंगे, प्रीसीजन एंड एक्यूरेसी। आज का टॉपिक हमारा होगा प्रीसीजन एंड एक्यूरेसी। देखिए गाइज, अगर आप इसको इंग्लिश डिक्शनरी में देखोगे तो इसका एक ही मीनिंग होगा, दोनों का शुद्धता। बट यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है, प्रीसीजन एंड एक्यूरेसी, क्योंकि साइंस में क्या है, हमने बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी लेकर चलना होता है। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है। वैसे ये सिग्निफिकेंट फिगर का पार्ट्स है, बट क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, प्रीसीजन क्या होता है और क्या एक्यूरेसी क्या है। देखिए गाइज, एक्चुअली में ये क्या है, दोनों ही एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट की स्किल है, स्किल के ऊपर बेस्ड है। जैसे हम जो भी मेजरमेंट करते हैं उसमें कुछ न कुछ क्या है, अनसर्टेनिटी रहती ही रहती है। अनसर्टेनिटी मीनिंग अनिश्चितता रहती ही रहती है, वो एक्यूरेसी नहीं होती। वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, जो मेजरमेंट करता है उस पर्सन के ऊपर, या फिर क्या है जो इंस्ट्रूमेंट यूज करता है उसके ऊपर। जैसे मैं आपको किसी रूम की लेंथ मेजर करने के लिए दे दूं और 3 स्टूडेंट्स को मैं कह दूं को भाई 3 पर्सन को मैं ये कह दूं आप इसको मेजर करो, तो उसमें आप क्या देखोगे, यानी कि अलग अलग तरह से क्या है वो उसको मेजर कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, वहां पर क्या है अनसर्टेनिटी डेवलप्ड हो जाएगी। कोई मीटर में करेगा, कोई फीट में करेगा, यानी कि उसमें क्या है, फिर फीट को मीटर में कन्वर्ट करोगे, वहां पर क्या है कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ एरर आ जाएगी, या फिर मेजरमेंट करने में एरर आ जाएगी। तो उसमें क्या है, वहां पर क्या है, यानी कि अनसर्टेनिटी आती ही आती रहती है। तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रीसीजन की डेफिनेशन है भाई, द क्लोजनेस of various measurements of the same quantity. Same quantity यानी कि क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी को जो मेजरमेंट कर रहा है, मेजर कर रहा है, उनके बीच में जो क्लोजनेस होती है वो क्या होती है, प्रीसीजन होती है। एंड एक्यूरेसी की डेफिनेशन क्या है, एक्यूरेसी की डेफिनेशन में बताता हूं। एक्यूरेसी, या फिर इसको ऐसे बना लेते हैं, इट टेल्स अस closeness between experimental measured value experimental measured values and ट्रू वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। यानी कि प्रीसीजन क्या बताता है, क्लोजनेस ऑफ वेरियस, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटली क्या है, जो मेजर कर रहा है पर्सन, उनके बीच में क्लोजनेस बता रहा है, वो क्या है एक ही क्वांटिटी की क्लोजनेस, वो क्या प्रीसीजन। और एक्यूरेसी क्या है, किसके बीच में क्लोजनेस बता रहा है, एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में क्या क्लोजनेस बता रहा है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी कोई ट्रू वैल्यू है भाई 40.00
मीटर कह देते हैं। ये हमारी क्या है, ट्रू वैल्यू है। यहां पर 3 पर्सन क्या है उसको मेजर कर रहे हैं, ए, बी और सी, और ये क्या है 3 रीडिंग ले रहे हैं, यानी कि 3 बार 3 टाइम्स रीडिंग ले रहे हैं। तो यहां पर देखो, यानी कि इस तरह से हम बना लेते हैं। फर्स्ट पर्सन जो मेजर कर रहा है वो फर्स्ट टाइम उसको क्या कैलकुलेट कर रहा है, 40.00, सेकेंड टाइम कर रहा है 40.01, और थर्ड टाइम इसको मेजर कर रहा है 39.99। फिर बी है जो वो भी मेजर कर रहा है, उसने क्या मेजर किया, 39.01, 39.02, 39.00, और सी क्या मेजर कर रहा है, 39.01, 40.02, और 40.05। तो यहां देखिए स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू को, ट्रू वैल्यू हमारी क्या थी 40 मीटर्स, और ये क्या है, ये मीटर में ही है यहां पर, और ये क्या है, ए पर्सन इसको मेजर कर रहा है इस तरह से। बी की क्या है रीडिंग ये आ रही है, और सी की रीडिंग ये आ रही है। तो यहां से देखो क्लियर हो जाएगा ये आपको इस एग्जाम्पल से ही, यानी कि जो ए की वैल्यू क्या है वो देखो अपने आप भी क्लोजनेस है, ये एक्सपेरिमेंटली क्लोजनेस है ये, और क्या ट्रू वैल्यू की क्लोजनेस है। इट्स मीन्स ये क्या है, ये एक्यूरेसी एज वेल एज प्रिसीजन, दोनों वैल्यू है, यानी कि ये आपस में भी क्या है क्लोजनेस है इनकी, और क्या है ट्रू वैल्यू के भी क्लोज है। ये होगा एक्यूरेसी एज वेल एज प्रिसीजन। बट बी के केस में क्या है, ये अपने आप में तो क्या है क्लोज वैल्यू है, बट क्या है ये ट्रू वैल्यू की क्लोजनेस नहीं है, क्लोज नहीं है यहां पर। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, प्रिसीजन बट नॉट एक्यूरेट, राइट। एंड सी की केस में क्या है भाई, NEITHER, नाइदर प्रिसीजन नॉट एक्यूरेट, न तो ये आपस में ही क्लोज है और न ही क्या है ट्रू वैल्यू की इतनी क्लोजनेस ये शो कर रहा है। तो इस तरह से क्या है, यहां से शायद आपको इस एग्जाम्पल से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। दोनों टर्म वेरी इजी टर्म है ये, और बहुत इजी ही टर्म है, इंपोर्टेंट टर्म है मेरे, प्रिसीजन और एक्यूरेसी। ऐसे क्वेश्चन क्या है आपके क्लियर होने चाहिए, राइट। एक छोटा सा नेक्स्ट टॉपिक और करते हैं हम। तो देखिए गाइस, एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस, या फिर इसी को कहते हैं फैक्टर लेबल मेथड और यूनिट फैक्टर मेथड, यूनिट फैक्टर मेथड। तो देखिए गाइस, ये कहाँ काम आता है, वैसे तो क्या है ये यूनिट के कन्वर्जन में काम आता है। क्या, कन्वर्जन ऑफ यूनिट यूज्ड इन द conversion of units। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि 1 इंच के अंदर, 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर होते, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में। आप चाहे तो यूनिटरी मेथड से भी यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ये क्या है, एक साइंस में एक मेथड दिया गया है
जिसे हम क्या है इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग या फिर क्या फैक्टर लेवल मेथड्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 इंच बाय 2.4 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर बाय 1 इंच। ध्यान से फिर से देखिए, 1 इंच बाय 2.54 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर बाय 1 इंच। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मीनिंग क्या है, 1 इंच बाय 2.54 सेंटीमीटर इक्वल्स किसके इक्वल है, 1 के, और ये किसके इक्वल है, 2.54 सेंटीमीटर बाय 1 इंच के इक्वल है। अच्छा, इसमें आपने क्या है, ये क्या है, यूनिट क्या कहलाते हैं, यूनिट फैक्टर्स, दोनों ही यूनिट फैक्टर्स कहलाते हैं। यहाँ पर आपने एक बहुत यहाँ ध्यान रखनी है एक इंपॉर्टेंट बात, जिस भी यूनिट के अंदर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो, जिस भी, उसको आपने न्यूमरेटर लेना है। जैसे ये क्या है, न्यूमरेटर, और नीचे क्या होता आप सभी जानते हो, डिनोमिनेटर। अब देखो एक एग्जांपल देखो, अगर आपने किसको 4 इंच को किस में कन्वर्ट करना है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, कन्वर्ट 4 इंच टू सेंटीमीटर। अब आपने किसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या है, सेंटीमीटर को नोमिनेटर लोगे और क्या है, इंच को डिनोमिनेटर लोगे आप। तो आप क्या करोगे, 4 इंटू 2, 4, ये सेंटीमीटर और ये क्या है 1 इंच। तो ये क्या है, आपका आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। 4 4 जा 6 होता है, 6 और 1 कैरी गया, 4 5 जा 21 और 8 2 2, ये होगा यानी कि सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैं कहूं, यानी कि हमने क्या है 5 डेज को कन्वर्ट 5 डेज टू सेकेंड, हमने 5 डेज को सेकेंड में कन्वर्ट करने हैं। तो सबसे पहले देखो, हम डे को किस में कन्वर्ट करेंगे, डेट को किस में, हावर्स में। आपको पता है 1 डे, 1 डे के इक्वल क्या होते हैं, 24 हावर्स। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, यानी कि पहले हम इसको हावर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 इंटू 24 बाई, ये तो हावर्स हो गए, और ये क्या है 1 डे, ऐसे होगा 1 डे। फिर उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हावर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में। तो आगे क्या होगा, मैं यही कर देता हूं, यानी कि इससे नेक्स्ट क्या होगा, हमने क्या करना है, हावर टू मिनट्स। तो यहां पर क्या है, 1 हावर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 60 को ऊपर लेंगे हम, तो हम इसको क्या करेंगे, 5 इंटू 24 आवर, ऐसे 1 डे इंटू करेंगे, मिनट को ऊपर लेंगे, 60 मीन्स बाय 1 आवर। अब ऐसे, अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, यानी कि 1 मिनट में कितने होते हैं, आपको सभी को पता है 60 सेकेंड। तो 60 को ऊपर लेंगे, इंटू 60 सेकेंड बाय 1 मिनट। तो इस तरह से क्या है, हम इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि एक ही बात समझनी आपने,
जिसमें भी आपने कन्वर्ट करना है, जो यूनिट आप क्या है डिजायरेबल यूनिट है जो आपकी, जिसको आप जिसमें कन्वर्ट करना चाहते हो उसको क्या लोगे, न्यूमरेटर लोगे, और क्या है उसको न्यूमरेटर, और क्या है दूसरी को डिनोमिनेटर हम क्या है ले लेंगे। तो इस तरह से हम क्या है क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर नहीं तो आपको सिंपल पता है जो क्या है 4th क्लास में सिखाते हैं, आप क्या है यूनिट मेथड से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ये क्या है एक्यूरेट मेथड है, आप इसको इस तरह से कर सकते हो। तो यानी कि इसको आप सोल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा 3 4 2 सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा इस तरह से। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं भाई लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशंस, तो ये क्यों आए, यानी कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है। ये कह रहा है जब कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करता है तो वो किसी सर्टेन लॉज के अकॉर्डिंग कर रहा होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बनेगी, व्हेन सब्सटेंस रिएक्ट्स, व्हेन एनी सब्सटेंस रिएक्ट्स दे डू सो अकॉर्डिंग टू द सर्टेन लॉज। और ये क्या है, भाई ये लिख देता हूं भाई, substances react, they do so according to certain laws। तो देखिए गाइस, यानी कि यहाँ पर क्या है 5 बेसिक लॉज दिए गए हैं, 5 बेसिक लॉज, 5 बेसिक लॉ है। और क्या है एक मैं एक्स्ट्रा लॉ आपको करवाऊंगा रेसिप्रोकल, जो आपके +1 लॉ, जो आपके सिलेबस में नहीं दिया गया, बट ये क्या है इंपॉर्टेंट है, +1 के सिलेबस में नहीं दिया गया, बट इसको भी हम क्या साथ साथ कर लेंगे। तो यहाँ पर गाइस हम फर्स्ट लॉ करेंगे, उसके बाद क्या है नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ, जो आप क्या है 9th क्लास में भी कर चुके हो, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, और लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी, इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी। डिस्ट्रक्शन नहीं होगा भाई, डिस्ट्रक्शन यानी कि डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, और ये लॉ किसने दिया था भाई, एंटोनी, एक फ्रेंच केमिस्ट है भाई ये। लॉरेंट लेवजियर 1789। फ्रेंच केमिस्ट। तो गाइस इसमें क्या है, आपने एक बात और याद रखनी है, ये क्या है, इसको क्या माना गया है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, फादर ऑफ केमिस्ट्री। बहुत इजी लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या, इसने क्या कहा भाई, मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं किसी भी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई भी मैटर क्या है, न तो डिस्ट्रॉयड होता है, न ही क्या है वो क्रिएट होता है, न ही बनता है। डेफिनेशन बना लेते हैं, अकॉर्डिंग टू this law matter
neither be created nor be destroyed, OYD। और एक रिएक्शन और बनाते हैं, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और chemical change total mass of products remains equal to total mass of reactants। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, C+O2, बहुत इजी वाला लेंगे। CO2, आपको पता है कार्बन का मास कितना होता है, 12U, यूनिफाइड मास। आगे करवाएंगे भाई क्या एटॉमिक मास यूनिट होती है, 12U में लेंगे एटॉमिक मास। और ये क्या, दो एटम जुड़ के बने हैं, तो एक का मास कितना होता है 16 और 2 का क्या होगा 32U। और यहाँ पर CO2 का भी कितना होता है 44U। U मीन्स यूनिफाइड मास, यानी कि टोटल रिएक्टेंट्स का मास और क्या प्रोडक्ट्स का मास क्या है, इक्वल ही रहेगा। तो चलिए इसके ऊपर क्या है एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कैसे आ सकता है क्वेश्चन, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ऑन हीटिंग गिव 44 ग्राम ऑफ CO2 and X ग्राम ऑफ CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अप्लाइंग लॉ ऑफ conservation of mass calculate the mass of कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए गाइज, जो ये 5 लॉ है इन्हीं के ऊपर क्या है, इन्हीं को बेस मानते हुए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आगे आती, इन्हीं को बेस मानते हुए। तो आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके +1 क्लास में, बट यहाँ हम क्या डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ रिएक्शन आप जानते हो क्या, CaCO3 किस में टूटेगा, CaO प्लस CO। तो इसका मास कितना है 100 ग्राम, इसका X निकालना हमने, कैलकुलेट करना, और इसका कितना है 44 ग्राम। तो कर दो कैलकुलेट, आप कर दोगे, यानी कि ये क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ये तो इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत सिंपल है, X की वैल्यू क्या आ जाएगी, X इज इक्वल टू 100 माइनस 44 क्या 56 ग्राम हमारा आंसर आ गया। यानी कि कितना मास, कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा 56 ग्राम। ये क्या है भाई, ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बट ये क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर क्या है, ये एप्लीकेबल नहीं होता। दिस रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक छोटा सा नोट बना के, बट क्या अभी आपने वहां पे जाना नहीं है न्यूक्लियर के अंदर। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू, या फिर ऑन लिख लो,
न्यूक्लियर रिएक्शन, वहां पर उसका मास कम हो जाता है, नाभिकीय विखंडन जहां पर होता है। तो गाइज या फिर स्टूडेंट्स, आप इसकी प्रिपरेशन कीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, और फिर क्या है नेक्स्ट वाले लॉज हम क्या है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आगे वाले जो लॉज बच गए। थैंक यू। और तब तक आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना, और आप इसको वॉच करते रहिए। थैंक यू।